गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है, और उस पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है, उन एक्सप्रेशन की पूरी एनालिसिस हमने लास्ट क्लास में देखा है। तो अब हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप नोट करो, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन नंबर 6.17, जो लास्ट की एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6.17। आप देखो क्या गिवन है यहां पे। बोले फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2a प्लस बी गिव सी। ये रिएक्शन गिवन है, 2a प्लस बी गिव सी, और रिएक्शन प्रोसीड कर रही है एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। बोला डेल्टा H इज इक्वल टू 400 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H कितना गिवन है? डेल्टा H इज इक्वल टू 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और डेल्टा S गिवन है 0.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। डेल्टा S इज इक्वल टू 0.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। फिर पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर will the reaction become spontaneous considering delta H and delta S to be constant over the temperature range। इस पूरे टेम्परेचर रेंज में बोल रहा है कि डेल्टा H और डेल्टा S वैल्यू कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। रिएक्शन किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। तो अब आप देखो, पहले तो आप ये निकाल लो कि स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन क्या है। तो क्या है कंडीशन? फॉर अ रिएक्शन टू बिकम स्पॉन्टेनियस, फॉर अ रिएक्शन टू बिकम स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G at constant pressure and constant should be negative। अब देखो डेल्टा मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H, ये है, तो हम ये डेल्टा H इज लेस देन ई डेल्टा S। डेल्टा H इज लेस देन ई डेल्टा S। वीडियो पॉज्ड है।
अभी भी प्रॉब्लम है? ठीक, तो यहां से आप देखो क्या आ गया, डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। तो फिर हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ठीक है, टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो यहां पे हमें डेल्टा एच पता है, डेल्टा एस पता है, पुट करके टेम्परेचर निकालो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.17। क्या आया? 2000 केल्विन। तो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर 2000 केल्विन से ग्रेटर होगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब जरा आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 6.19। क्वेश्चन नंबर 6.19। पारस, ये वाली लाइट बंद करो बेटा। पीछे पीछे वाली, पीछे। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स 2d। ये रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स 2d। ये सब गैसियस फेज में प्रेजेंट है। 2a प्लस बी गिव्स 2d। डेल्टा यू नॉट इज इक्वल टू -10.5 किलो जूल। रिएक्शन के लिए डेल्टा यू नॉट वैल्यू गिवन है, कितना? -10.5 किलो जूल। डेल्टा यू नॉट गिवन है -10.5 किलो जूल, और डेल्टा एस नॉट गिवन है रिएक्शन के लिए, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू -4.1 जूल पर केल्विन। ठीक है, डेल्टा यू नॉट और डेल्टा एस नॉट गिवन है। बोला कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट वैल्यू निकालना है और बताना है एंड प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट।
तो आपको बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मैनर में प्रोसीड करेगी या नहीं प्रोसीड करेगी। तो अगर आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा एच नॉट चाहिए जबकि गिवन क्या है, डेल्टा यू नॉट गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा यू नॉट से डेल्टा एच नॉट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिंस डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो डेल्टा यू नॉट हमें पता है, अब डेल्टा एन जी क्या होगा, तो डेल्टा एन जी रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री से मिलेगा। ठीक है, तो हियर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कैसे, इसका प्रोडक्ट साइड का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम है माइनस रिएक्टेंट साइड के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम। ठीक है, तो 2 माइनस 3 तो कितना आ गया, -1। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -1, तो अब इसको यहां पे पुट कर देंगे, तो देयरफॉर डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू -10.5 प्लस -1 इंटू आर वैल्यू, ध्यान देना ये किलो जूल के टर्म्स में है ये, तो आर को भी आपको किलो जूल में कंसिडर करना पड़ेगा। तो 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, किस टेम्परेचर क्या है यहाँ पे गिवन नहीं है, तो अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे बात कर रहे हैं तो 298 लेकर के चलोगे। टेम्परेचर आप 298 केल्विन लेकर के चलोगे। तो डेल्टा एच नॉट क्या आया, -12.99। तो डेल्टा एच नॉट -12.99 ये बता रहा है। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा एच नॉट अगर पता चल गया तो फिर हम यहाँ पे पुट करके डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। तो डेल्टा जी नॉट क्या जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट -12.99
माइनस T298 इंटू डेल्टा S नॉट, ये गिवन है, ये जूल के टर्म्स में है, ठीक है। तो माइनस 44.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। हमेशा याद रखो, अक्सर गड़बड़ यही होती है, यूनिट में ही हम गड़बड़ करते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये वैल्यू तो नेगेटिव है और ये आ रहा है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही है वो इससे छोटी है या बड़ी है मैग्नीट्यूड वाइज? ये +13.2 आ रही है, इसका मतलब कि फिर तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये डेल्टा जी नॉट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर गिवन कंडीशन। Therefore, reaction is non-spontaneous under given condition. एक और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट इन किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट इन किलो जूल पर मोल at 127 degree centigrade, at 127 degree centigrade for a reaction with K equilibrium is equal to 10 to the power 5, with K equilibrium is equal to 10 to the power 5. कौन सा रिजल्ट यूज करोगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू लास्ट क्लास में जो लास्ट रिजल्ट डिराइव किया था। -38 हाँ सही है। तो क्या है भाई, सिंस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ 10 बेस K इक्विलिब्रियम, ये होता है। अब यहां पे आप वैल्यूज को पुट कर दो तो ये आ जाएगा -2.303 इंटू R किलो जूल के टर्म्स में वैल्यू चाहिए हमें, तो 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, और टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे कितना होगा? 400, ठीक है, 400 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 10 बेस K इक्विलिब्रियम, तो K इक्विलिब्रियम यहाँ पे 10 टू द पावर 5 है, तो ये लॉग ऑफ 10 टू द पावर 5, ये 5 आ गया, तो ये आ जाएगा
minus 2.303 into 8.314 into 10 to the power minus 3 multiplied by 400 into 5 2000. ठीक है, तो ये आ गया आपका minus 2.303 into 8.314 multiplied by 2 किलोजूल पर मोल। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाता है -38.294। हाँ चलेगा, 38.44 भी चलेगा। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो सपोज दैट अ रिएक्शन has delta H is equal to minus 40 kilojoule. Delta H is equal to minus 40 kilojoule. चलो सही हो जाएगा, थोड़ी देर वेट करो, मैं साथ में बोल भी रहा हूं। ऑडियो क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। तो सपोज दैट अ रिएक्शन हैज डेल्टा H इज इक्वल टू minus 40 किलोजूल and delta S is equal to minus 50 joule per Kelvin. At what temperature range will it change from spontaneous to non-spontaneous? ठीक है, किस टेम्परेचर रेंज में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन 0.8 केल्विन टू 1 केल्विन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है 799 केल्विन टू 800 केल्विन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 800 केल्विन टू 801 केल्विन, 800 केल्विन टू 801 केल्विन। एंड फोर्थ ऑप्शन है 799 केल्विन टू 801 केल्विन। सी वाला, अच्छा बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली। अच्छा सी आ रहा है, चलो मैं तो अभी अपना बताऊंगा आंसर।
अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए अब 800 केल्विन आ रहा है, तो 800 केल्विन से कम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा या ज्यादा टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा एस पता है, तो आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहां से आप देखो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ गया, तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस आ गया, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है, -40 इंटू 10⁻³ जूल में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस -50, तो माइनस माइनस कैंसिल, और अब आप देखो तो ये आ गया 800 केल्विन। तो 800 केल्विन पे तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब पहले आपको देखना कि ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो वो आप देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, फेवरेबल फैक्टर, डेल्टा एस नेगेटिव है, अनफेवरेबल फैक्टर। तो अनफेवरेबल फैक्टर को क्या करना है, छोटा रखना है, छोटा रखना है तो टेम्परेचर को कम रखना होगा, मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लेस देन 800 केल्विन। लिखो इस बात को, here reaction is spontaneous, here reaction is spontaneous at temperature less than 800 Kelvin. And non-spontaneous at temperature greater than 800 Kelvin. And non-spontaneous at temperature greater than 800 Kelvin. बेटा वीडियो आपको मिल रहा है या नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 800 केल्विन पे स्पॉन्टेनियस और ग्रेटर देन 800 केल्विन पे नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप देखो यहां पे तो सिर्फ स्पॉन्टेनियस रहेगा, यहां पे सिर्फ स्पॉन्टेनियस रहेगा, यहां पे सिर्फ स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक। और यहां पे क्या होगा, 800 केल्विन टू 801 केल्विन तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। आई बात समझ में? अब इसमें आप देखो 799 केल्विन लेस देन 800 है, तो यहां पे स्पॉन्टेनियस होगा, और 801 नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, consider the following spontaneous reaction. अब देखो ये रिएक्शन गिवन है, 3x2 gas gives 2x3 gas, 3x2 gas gives 2x3 gas. आगे लिखो, what are the sign of delta H, what are the sign of delta H, delta S, delta H, delta S and delta G for the reaction.
delta H, delta S and delta G for the reaction. तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए, डेल्टा H, डेल्टा S और डेल्टा G। तो डेल्टा G अगर आप देखो तो डेल्टा G तो नेगेटिव ही होना चाहिए, ठीक। डेल्टा S क्या होगा, यहां से देखो, 3 gaseous molecule gets converted into 2 gaseous molecule। तो नंबर ऑफ gaseous molecule क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ gaseous molecule कम हो रहे हैं तो रैंडमनेस डिक्रीज करनी चाहिए। तो रैंडमनेस डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तो फिर डेल्टा एच क्या होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए। अरे मूर्ख, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया ना, फिर तो इसको भगवान भी स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकते। समझ में आया कि नहीं। अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस चाहिए तो कम से कम कोई एक तो फेवरेबल फैक्टर हो। तो ये तो अनफेवरेबल हो गया ना, तो फेवरेबल फैक्टर फिर क्या होगा, ठीक है। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, बट क्वालिटी वाले क्वेश्चन करने चाहिए। लिखो, estimate the value of, estimate the value of, estimate the value of delta S naught, delta S naught at 298 Kelvin. Estimate the value of delta S naught at 298 Kelvin for the dissociation of, for the dissociation of, for the dissociation of copper 2 oxide, copper 2 oxide मतलब cupric oxide +2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर द डिसोसिएशन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब यहां पे देखो ये रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन गिवन है 4CuO सॉलिड, 4CuO solid gets converted into 2Cu2O solid, 2Cu2O solid plus O2 गैस, ठीक है। ये रिएक्शन गिवन है। डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन यहां पे गिवन है 283 किलो जूल। डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन गिवन है 283 किलो जूल, given that the equilibrium pressure, given that the equilibrium pressure of oxygen, given that the equilibrium pressure of oxygen is 1 atmosphere, given that equilibrium pressure of oxygen is 1 atmosphere, तो इसका pressure at equilibrium कितना है, 1 atmosphere given, 1 atmosphere at
फिर तो ये क्वेश्चन अलग लेवल पे चला गया। चलो लिख लो। गिवन दैट द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is 1 atmosphere at 1395 Kelvin. 1395 Kelvin. तो इस टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो इसका प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा एस नॉट एट 298 केल्विन क्या होगा। अब ये प्रॉब्लम जो है ना थोड़ी सी टफ हो गई, क्योंकि क्यों टफ हो गई मालूम है? क्योंकि ये वैल्यू 298 केल्विन पे नहीं है, 1395 केल्विन पे। टेम्परेचर बदल गया, और टेम्परेचर जब बदलता है ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ बदल जाता है, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं केपी। क्या बोलते हैं? केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट है। तो केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, केपी इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? गैस। तो क्या इसका कुछ प्रेशर होगा? सॉलिड का प्रेशर होता है क्या? गैस का प्रेशर होता है ना? तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो केपी कंसीडर करेंगे उसमें गैस तो सिर्फ ऑक्सीजन है, तो प्रेशर किसका आना चाहिए? सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर आना चाहिए। तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बाकी कैसे आया इसकी जरा टेंशन मत लो, ये नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या गिवन है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि केपी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंस डेल्टा जी -2.303 RT log of 10 base Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमने ले लिया। तो सिंस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log of 10 base K इक्विलिब्रियम। ठीक है, K इक्विलिब्रियम क्या है? 1। तो अगर आप इसको 1 पुट करोगे यहां पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? -2.303 RT log of 10 base 1। तो log 1 0, इसलिए ये पूरी वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट 0 आ गया। अब डेल्टा जी नॉट 0 आ गया, तो सिंस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा एस नॉट। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई टी। डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई टी। डेल्टा एच नॉट यहां पे गिवन है। ठीक है, 283 इंटू 10⁻³ जूल में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है यहां पे? 298। तो ये केल्विन के टर्म्स में आ जाएगी वैल्यू। किस पे लेंगे?
नहीं, बेसिकली यहां पे अगर आप देखो तो डेल्टा एच नॉट 298 केल्विन पे गिवन है, आपको डेल्टा एच नॉट 298 केल्विन पे निकालना है, समझ में आया? तो जो डेल्टा जी नॉट वैल्यू होगा, हम ये मान करके चलेंगे कि जो डेल्टा जी वैल्यू और टेम्परेचर के साथ निग्लिजिबली वैरी करती, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज है, इनका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ होता है, लेकिन बहुत कम वेरिएशन होता है, ठीक है? तो इनका नेग्लिजिबल वेरिएशन को कंसीडर करते हुए और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से आप डेल्टा एस नॉट कैलकुलेट कर लो। ये इतना जूल पर केल्विन आ जाएगा, जूल पर केल्विन। कितना आया? 0.9 इंटू 10⁻3। अच्छा, जूल पर केल्विन के टर्म्स में, हाँ ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्टेनिटी का टोटल 6 क्राइटेरिया है, और मैं आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? तो अब मैं जो स्पॉन्टेनिटी का अदर क्राइटेरिया है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है? तो लिखो, अब देखो ये जो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को हम 4 इक्वेशन के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। जो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी है वो कहां से डिराइव्ड है? मैक्सवेल इक्वेशन के बेसिस पे डिराइव्ड है। तो आप नोट करो, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन लिखो, these equations are combined result of, these equations are combined result of first law and second law of thermodynamics. First law and second law of thermodynamics. These equations are combined result of first law and second law of thermodynamics. ठीक है? तो दोनों लॉस को कंबाइन करते हुए जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मैक्सवेल इक्वेशन। अब जैसे देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या लिखते हैं? du इज इक्वल टू q प्लस w, ठीक है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ du इज इक्वल टू q प्लस w। फ्रॉम सेकेंड लॉ क्या लिखते भाई? ds इज इक्वल टू q बाई t, ds इज इक्वल टू q बाई t। इसका मतलब q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tds। q इज इक्वल टू tds लिख सकते हैं। एंड
ये W क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस PdV, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस PdV पुट करते हैं यहां पे। therefore du is equal to TdS माइनस PdV। ये एक इक्वेशन है जो कि मैक्सवेल इक्वेशन बोली जाती है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1, मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब आपने पहले पढ़ रखा है कि कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो उस प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो एंट्रोपी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। और एनर्जी वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी और एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये इंटरनल एनर्जी क्या है? एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी टर्म है। तो अगर ये इंटरनल एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। लेकिन कब होगा? किसको कांस्टेंट रखते हुए होगा? तो वो पता करने के लिए ये इक्वेशन देखते हैं। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? जीरो, ठीक। लेकिन ये जीरो कब होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या है? इसका चेंज नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन इसका चेंज नेगेटिव कौन कौन सी क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हुए आना चाहिए, वो हमें इस मैक्सवेल इक्वेशन से पता चलता है कि वो क्वांटिटी क्या है? एंट्रोपी और वॉल्यूम, ठीक है। कि अगर एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आ गया तो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। समझ आया? तो ये स्पॉन्टेनिटी का दूसरा क्राइटेरिया बता रहा हूं, ठीक है। कि यहां पे आप लिख सकते हो if du keeping entropy and volume constant is negative, if du keeping entropy and volume constant negative, then process is spontaneous। भाई बात सुना नहीं तुमने? मैंने अभी क्या बोला था? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो होगा। हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। जैसे चेंज इन एंट्रोपी को अगर आप कंसीडर करो, टोटल चेंज इन एंट्रोपी वो रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो होती है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उसी तरीके से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो हो जाएगी इन दोनों को कांस्टेंट रखते हुए, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। समझ आया? तो स्पॉन्टेनिटी के लिए कोई भी एनर्जी वैल्यू जो है वो हमेशा डिक्रीज करनी चाहिए। हमें ये पता करना है कि वो एनर्जी वैल्यू कौन सी कंडीशन में डिक्रीज करने पे सर्टेनिटी के साथ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। वो कंडीशन हमें यहां से पता चलती है। तो कंडीशन क्या है? एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते हुए, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, अगर इसका चेंज नेगेटिव आ गया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। और किसी कंडीशन में इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर नेगेटिव आता है तो आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल पाओगे कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी at constant entropy and constant volume becomes negative, then process is spontaneous। बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन का एडवांटेज ये है कि आपको इस इक्वेशन से पता चलता है कि कौन से दो वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, तब वो चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है इंटरनल एनर्जी का चेंज, क्योंकि ये एनर्जी है तो इसका चेंज नेगेटिव होना चाहिए। किसको कांस्टेंट रखते हुए? यहां से पता चला एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो ये चेंज क्या आ जाएगा? जीरो। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये चेंज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा।
हाँ, ये बेसिकली जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं ये फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस निकाल रहे हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अलग रिजल्ट होगा, बस इनइक्वालिटी यहाँ पे बदल जाएगी, ये चीज जो इक्वालिटी नहीं रहेगी उसमें। तो ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। आप जरा देखो दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करते हैं। देखो हमें पता है सिंस इंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ये होता है इंथैल्पी H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब देखो क्या करते हैं, इंथैल्पी का चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस क्या लिखेंगे आगे, P टाइम्स वॉल्यूम का चेंज प्लस V टाइम्स प्रेशर का चेंज, ये लिखेंगे। DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP, ठीक है। अरे ये समझ में आ गया ना कैसे लिख रहे हैं। अब देखो यहां से ये मैक्सवेल इक्वेशन 1 से देखो, ये माइनस PdV को उधर ले जाओ, माइनस PdV को उधर ले जाओ तो क्या हो गया, DU प्लस PdV, DU प्लस PdV इज इक्वल टू TdS। यहां देखो DU प्लस PdV आ रहा है, तो DU प्लस PdV की जगह पे क्या पुट कर देंगे, TdS। तो क्या इक्वेशन मिल गई, तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन 1, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन 1 क्या है, du प्लस PdV इज इक्वल टू TdS, du प्लस PdV इज इक्वल टू TdS, यहां पे पुट कर रहे हैं। देयरफॉर DH इज इक्वल टू TdS प्लस VdP, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 2। ये मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 2 है। आप जरा मुझे बताना कि इंथैल्पी के टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होगा। DH at constant entropy and constant pressure must be negative, ठीक है। If DH at constant entropy and constant pressure should be negative, if DH at constant entropy and constant pressure should be negative, then process is spontaneous. Then process is spontaneous. मैंने बोला बेटा कि सिर्फ आपको इक्वालिटी बदलनी है। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में इक्वालिटी होगी, इररिवर्सिबल प्रोसेस में ये इक्वालिटी नहीं होगी। तो बस उसी की वजह से वो इनइक्वालिटी बता जाए, वो लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो हम ये देख करके बता रहे हैं कि एनर्जी वैल्यू है तो उसका चेंज नेगेटिव होना चाहिए, रैंडमनेस वैल्यू है तो उसका चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई ये जो है एनर्जी वैल्यू, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये क्या है, ये भी एक एनर्जी वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, इंथैल्पी। तो किसी भी एनर्जी वैल्यू का चेंज नेगेटिव होना चाहिए। किसको कांस्टेंट रखते हुए नेगेटिव होना चाहिए, वो आपको मैक्सवेल इक्वेशन से पता चलेगा। तो इसलिए आपको मैक्सवेल इक्वेशन याद रखना होगा या डिराइव कर लेना होगा। याद रखने वाली कोई बातें नहीं है, डिराइव कर लो। कितना टाइम लगेगा इसको डिराइव करने? पहली बात क्वेश्चन आएगा नहीं और अगर आएगा तो इतनी औकात है हमारी कि हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये एंट्रोपी का थर्ड क्राइटेरिया आ गया। अब देखो अगर ये याद है तो फिर ये भी याद होगा। क्यों क्यों याद होगा भाई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में डिफाइन की जाती है और इंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में डिफाइन की जाती है। तो बदलना क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी और वॉल्यूम है तो यहाँ एंट्रोपी और प्रेशर हो जाएगा।
अगला क्राइटेरिया निकालते हैं, जिसका वेट कर रहे हो। देखो हमें पता है सिंस गिव्स फ्री एनर्जी G is equal to H minus Ts, gives free energy G is equal to H minus Ts, तो फिर क्या लिखोगे, dg is equal to dh। अब ये सब लिखना आना चाहिए, हाँ ये लिखना आना चाहिए, dg is equal to dh minus tds minus sdt। ठीक है, dg इज इक्वल टू dh माइनस tds माइनस sdt। ठीक है, तो जरा इक्वेशन नंबर 2 देखो, मैक्सवेल इक्वेशन 2, dh माइनस tds, वो tds को इधर ले आओ, तो dh माइनस tds क्या है, vdp। ठीक है, तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन 2, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन 2 क्या है भाई, dh माइनस tds इज इक्वल टू vdp। ठीक, अब इसको यहां पे पुट कर देते हैं इसकी जगह पे, तो दिस इंप्लाइज dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। ठीक, तो ये हो गया मैक्सवेल इक्वेशन 3। तो यहां से स्पॉन्टेनिटी का क्या क्राइटेरिया आ गया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो dg डेल्टा g नेगेटिव। ठीक है, तो इफ dg at constant pressure and constant temperature will be negative, then process is spontaneous। ये आपको वो क्राइटेरिया मिल गया। एक इक्वेशन और डिफाइंड है, जैसे हम यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक और फ्री एनर्जी टर्म होता है, उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। आप बुकलेट में देखोगे, बुकलेट में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो एक और फ्री एनर्जी टर्म है जिसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है U माइनस टी एस। ये क्या है, H माइनस टी एस, ये क्या है, U माइनस टी एस। क्या फर्क है दोनों में, वो डिफाइंड होता है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, ये डिफाइंड होता है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, एंथैल्पी। ठीक है राहुल, सही है, वेरी गुड, आंखों से नहीं लग रहा है। तो ए इज, अब देखो ये चीज है, यही मिसिंग थी ऑनलाइन क्लास में, यही मिसिंग था। क्या पता कुछ लोग सो ही जाते होंगे। तो मैं भी समझता हूं, तो A इज इक्वल टू U माइनस
टीएस। अभी भी कुछ लोग सो रहे होंगे। तो हाँ भाई, कितने लोग सो रहे हैं? सभी लोग जग रहे हो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जिसका रिस्पॉन्स नहीं है मतलब वो सो रहा है। हाँ, सब सब जग रहे हैं, सब जग रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डीए इज इक्वल टू डी यू माइनस टीडीएस माइनस एस डी टी। ठीक है, डीए इज इक्वल टू डी यू माइनस टीडीएस माइनस एस डी टी। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन देखो, मैक्सवेल इक्वेशन 1। मैक्सवेल इक्वेशन 1 क्या था? du इज इक्वल टू TDS माइनस PDV, TDS माइनस PDV। तो TDS को उधर ले आओ, तो du माइनस TDS इज माइनस PDV। तो यहां पे पुट करते इसकी जगह पे, तो देयरफॉर DA इज इक्वल टू माइनस PDV माइनस SDT। ये आ गई इक्वेशन। ये है मैक्सवेल इक्वेशन 4। अब यहां से स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है? इफ DA keeping volume and temperature constant, keeping volume and temperature constant will be negative, then process is spontaneous। ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया तो ये आ गए, और 2 क्राइटेरिया हमें स्पॉन्टेनिटी ये एंट्रोपी के टर्म्स में मिल जाता है। अब वो 2 क्राइटेरिया एंट्रोपी के टर्म्स में कहां पे मिलेगा भाई? एक तो देखो इस इक्वेशन में डीएस आ रहा है, नहीं ये वाली इक्वेशन नहीं, मैक्सवेल इक्वेशन 3 और 4 यहां पे लिखा हुआ है। 1 और 2 में शायद डीएस है, देखो 1 और 2 में। ठीक, तो पहले इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या था भाई? du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डीवी, ये है ना? तो यहां से आप देखो, देयरफॉर ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? du प्लस पी डीवी बाई टी। ds इज इक्वल टू du प्लस पी डीवी बाई टी। अब देखो इसका चेंज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, एंट्रोपी है ना, तो एंट्रोपी का चेंज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। किसको कांस्टेंट रखते हुए? इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम। ठीक है, तो लिख लो, if ds keeping internal energy and volume constant is positive, if ds keeping internal energy and volume constant is positive, then process is spontaneous। तो ये क्राइटेरिया नंबर 5 हो गया। उसी तरीके से मैक्सवेल इक्वेशन 2 से क्राइटेरिया नंबर 6 निकालो। अगर ये नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा इस कंडीशन में। अगर ये एंट्रोपी का चेंज इस कंडीशन में नेगेटिव हुआ तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और 0 अगर हो गया तो इक्विलिब्रियम में होगा। वही चीज जैसे आपने डेल्टा जी के टर्म्स में एनालिसिस की।
देखो एम्स एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया होगा, और एम्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यह पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो उन्होंने डेल्टा जी को लेकर के और डेल्टा एच को लेकर के दो दो ऑप्शन बनाए हुए, दो ऑप्शन डेल्टा जी को लेकर के और दो ऑप्शन डेल्टा एच को लेकर। हाँ, रिजल्ट आपको पता हो तो याद तो कुछ नहीं रखना है, डिराइव करना है, जब जरूरत पड़ेगी तो डिराइव ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी किस्मत खराब होगी तब चारों करनी पड़ेगी, पहले से ही काम निकल सकता है। तो ये क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी हो गया, और इसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करना है, बस स्टेटमेंट है, लिख लो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस एक स्टेटमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या लिख रहा हूं, स्पॉन्टेनिटी दिमाग में घुस गया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, entropy, at absolute zero temperature, entropy of a perfect solid, entropy of a perfect solid, perfect solid, that is crystalline solid, entropy of a perfect solid, that is crystalline solid, is always zero, is always zero. It means crystalline solid, it means crystalline solid acquire perfectly ordered structure, perfectly ordered structure at absolute zero temperature, perfectly ordered structure at absolute zero temperature. ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे परफेक्टली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को एक्वायर करेगा, मतलब उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई डिसऑर्डर नहीं, वहां पे किसी भी टाइप की कोई रैंडमनेस नहीं होगी, किसी भी टाइप का कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा। समझ में? परफेक्टली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्वायर करेगा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, लेकिन एमरफस सॉलिड के लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। इसका मतलब कि एमरफस सॉलिड अगर है तो एमरफस सॉलिड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे भी कुछ न कुछ डिसऑर्डर रखता है। हाँ, वो डिसऑर्डर मिनिमम होगा, ठीक है, डिसऑर्डर मिनिमम होगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो एमरफस सॉलिड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे भी कुछ डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट को एक्वायर करता है, मतलब उसकी एंट्रोपी नॉन जीरो होती है, लेकिन
अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड परफेक्टली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को एक्वायर करता है, उसकी एंट्रोपी 0 होगी। तो इस वजह से क्या है कि हमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके लिए एक रेफरेंस वैल्यू मिल जाती है कि 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी क्या है, 0। तो अगर 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी 0 है तो किसी और टेम्परेचर पे उसकी एंट्रोपी क्या होगी हम निकाल सकते हैं उस रेफरेंस वैल्यू को यूज करके। बट अगर वही एमरफस सॉलिड होगा तो हमारे पास कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं है, रेफरेंस वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसकी एंट्रोपी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो। ड्यू टू दिस फैक्ट, ड्यू टू दिस फैक्ट, ड्यू टू दिस फैक्ट, absolute entropy of, due to this fact, absolute entropy of crystalline solid can be determined. Absolute entropy of crystalline solid can be determined, but that of amorphous solid, that of amorphous solid, but that of amorphous solid can not be determined, cannot be determined, cannot be determined. अच्छा, अब देख एक बात और आपको बता देता हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगर हम एक कर्व ड्रॉ करें बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर, ठीक है, कर्व ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर फॉर, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो कहां से कर्व स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 0 केल्विन टेम्परेचर, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी 0 होगी। बट अगर यहीं पे एमरफस सॉलिड होगा तो एमरफस सॉलिड के केस में क्या ये यहां से पास करेगा कर्व? नहीं पास करेगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि 0 केल्विन से ये स्टार्ट हुआ कर्व, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाते हुए बीच में ट्रांजिशन टेम्परेचर आ सकता है। नॉर्मली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, या एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है। तो जब ट्रांजिशन टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर से दूसरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये सब कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो अगर वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर से दूसरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे उसका रैंडमनेस में चेंज आएगा, एंट्रोपी में चेंज आएगा, लेकिन वो एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे एक सडन चेंज इन एंट्रोपी ऑब्जर्व होगी। ठीक है, सडन चेंज इन एंट्रोपी ऑब्जर्व होगी। ये सडन चेंज इन एंट्रोपी ये इंडिकेट करती है कि वहां पे एक फिजिकल चेंज हुआ। क्या हुआ है? फिजिकल चेंज, फेज चेंज। जब कभी फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पे एक फेज चेंज हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है। और ये कौन से टेम्परेचर पे फेज चेंज हुआ है भाई? ये हुआ है ट्रांजिशन टेम्परेचर पे फेज चेंज। अब इसमें क्या होगा, वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब एलोट्रॉप 2 का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो एलोट्रॉप 2 का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो फिर से एंट्रोपी लीनियरली इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, और ये इंक्रीज करते करते कहां पहुंच जाएगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो यहां पे आ गया क्या, मेल्टिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो फिर से क्या होगा, फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा तो क्या होगा, सडन चेंज इन एंट्रोपी ऑब्जर्व होगी। आई बात समझे? ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, अब ये सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड बन गया तो फिर उसका टेम्परेचर चेंज होने लगेगा, और टेम्परेचर चेंज की वजह से एंट्रोपी में चेंज आएगा। ठीक है, तो एंट्रोपी में चेंज आएगा तो लीनियर
चेंज इन एंट्रोपी होगी। और फिर ये चेंज होते होते कहां पहुंच गया? अपने बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? फिर से सडन चेंज इन एंट्रोपी ऑब्जर्व होगी। ठीक है, और फिर से वो क्या बन जाएगा? गैस। फिर गैसेस फॉर्म में उसका टेम्परेचर चेंज होने से एंट्रोपी में चेंज है। ठीक है, तो ऐसा करो ऑब्जर्व होता है। जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो तो हीट करने पर उसकी एंट्रोपी का चेंज ऐसे ही होगा। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट वर्टिकल इन्फ्लेक्शन क्या बता रहा है? ट्रांजिशन टेम्परेचर को बता रहा है, मतलब यहां ट्रांजिशन हो गया। ये सेकंड वर्टिकल इन्फ्लेक्शन क्या बता रहा है? फ्यूजन हो रहा है। और थर्ड वर्टिकल इन्फ्लेक्शन क्या बता रहा है? वेपराइजेशन हो गया। ठीक है, हाँ नेचुरल सी बात है, एक क्रिस्टल फॉर्म से दूसरे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट। नहीं, चेंज सेम नहीं होता है। ये जो वर्टिकल लेंथ है ये अलग अलग होगा। और ये डिपेंड करेगा उस चेंज इन एंथैल्पी पे। ये चेंज इन एंथैल्पी और ट्रांजिशन के थ्रू गवर्न होगा। डेल्टा एच ट्रांजिशन, ये डेल्टा एच फ्यूजन, और ये डेल्टा एच वेपराइजेशन। और यहां पे ये जो देख रहा है ना, ये स्लोप, इस स्लोप को कौन गवर्न करेगा? इसको गवर्न करेगा हीट कैपेसिटी। इस स्लोप को कौन गवर्न करेगा? हीट कैपेसिटी गवर्न करेगी, सीपी वैल्यू। ठीक है, अब जैसे इधर देखो, इधर ये सीपी होगा एलेट्रॉप 1 का, यहां क्या होगा? सीपी ऑफ एलेट्रॉप 2। यहां पे क्या होगा? सीपी ऑफ लिक्विड, और यहां पे सीपी ऑफ गैस। तो उसके थ्रू स्लोप डिसाइड होगा। मतलब कर्व को पूरा एकदम अंदर तक जा करके समझ लो, इस कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफैक्ट वहां पे जो कर्व बना होगा ना, तो यहाँ पे जैसे देखो, अगर अगर मान लो ये कर्व एक्चुअल कर्व है, ठीक है, एक्चुअल कर्व है। अब देख रहे हो यहाँ पे स्लोप आपको ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे स्लोप कम दिख रहा है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या कंक्लूड करोगे? तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि सीपी ऑफ एलोट्रॉप 2 इज ग्रेटर देन द सीपी ऑफ लिक्विड। अगर ऐसा है तो नहीं, ये मैंने एग्जैक्ट डेटा के बेसिस पे थोड़ी ड्रॉ किया, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। लिखो, थर्मोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब है कि ये थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज हमने पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री। समझ आया कि नहीं? है ये थर्मोडायनामिक्स का ही पार्ट।
बट अब हम इसको प्योरली केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे डिस्कस होगा इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। बाकी वो जो इंथैल्पीज जो फिजिकल चेंजेस में हमने पढ़ा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो वो सारी इंथैल्पी डिस्कस होती हैं। फिर उसके बाद इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो 5-6 इंथैल्पीज का डिस्कशन है। और फिर उसके बाद हेस लॉ का डिस्कशन आता है, जो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है, ठीक है। तो हेस लॉ, उस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो भी डिस्कशन यहीं पे आता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से, ठीक है। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जहां पे हम एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी चेंज होता है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। लिख लो, ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals with, branch of science which deals with energy changes, energy changes involved, energy changes involved in a chemical reaction, energy changes involved in a chemical reaction is called thermochemistry, is called thermochemistry, is called thermochemistry. आगे लिखो, लिखो on the basis of, on the basis of, on the basis of amount of, on the basis of amount of energy involved, on the basis of amount of energy involved, chemical reactions, chemical reactions are classified, chemical reactions are classified on the basis of amount of energy involved, chemical reactions are classified into following two categories, into following two categories, into following two categories. Number one, endothermic, endothermic और endothermic और एंडरगोनिक रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही एक और टर्म यहां पे कंसीडर करते हैं जिसको बोलते हैं एंडोअर्गिक, एंडोअर्गिक टर्म भी यूज होता है, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है ये। और मैंने देखा है कि ऐसे ही कोई एक नया टर्म आ जाता है और स्टूडेंट सिर्फ उस टर्म की वजह से क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, इसलिए जो अल्टरनेटिव नेम है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? एंडरगोनिक रिएक्शन, एंडरगोनिक, गोन, गो वेंट गॉन, है कि नहीं, एंडर, ठीक। तो अंदर की तरफ जो एनर्जी जा रही है एंडरगोनिक, ठीक, हीट एब्जॉर्ब। तो एंडरगोनिक और एंडोथर्मिक और एंडोअर्गिक ये अलग चीज है। एंडोअर्गिक क्या होता है? अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो एंडोअर्गिक बोला जाता है, समझ में आया कि नहीं? और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये बोला जाता है। तो अगर लिखा हो
ऑल एंडोअर्गिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। क्या स्टेटमेंट सही है? ऑल एंडोअर्गिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। गलत है। एंडोअर्गिक रिएक्शन आर ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। तो एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शन, तो आप नोट करो। इफ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, if during a chemical reaction heat is absorbed, if during a chemical reaction heat is absorbed, then it is called endothermic, then it is called endothermic or endergonic reaction. आगे लिखो, ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, breaking of, during endothermic reaction, breaking of a strong bond, breaking of a strong bond takes place in reactant molecule, breaking of a strong bond takes place in reactant molecule, and formation of weak bond, and formation of weak bond takes place in product molecule. During endothermic reaction, breaking of strong bond takes place in reactant molecule and formation of weak bond takes place in product molecule. तो अब देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, मतलब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कम हीट रिलीज हो रही है। ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कम हीट रिलीज हो रही है, मतलब ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड takes place in reactant molecule and formation of weak bond takes place in product molecule. Formation of weak bond takes place in product molecule. तो अब जैसे देखो, अगर एक रिएक्शन है R converted into P, ठीक है, रिएक्टेंट R gets converted into product P. अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा एच आर है, डेल्टा एच आर। ठीक है। अब देखो, अगर रिएक्टेंट के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, रिएक्टेंट के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, रिएक्टेंट के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो है एच आर, ठीक। और प्रोडक्ट के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो है एचपी। भाई एंथैल्पी क्या होती है? व्हाट इज एंथैल्पी? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो रिएक्टेंट सिस्टम है ना, तो रिएक्टेंट सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है? एचआर। और प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है? एचपी। तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? एचपी माइनस एचआर। एंथैल्पी का चेंज निकाल रहे हैं ना, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, तो एचपी माइनस एचआर। अब बताओ, यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल होना चाहिए? अरे स्टेबल होना चाहिए भाई। ये इसके अंदर वीक बॉन्ड है तो अनस्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कम होगा। स्टेबल है तो एनर्जी स्टोर्ड कम होगा, अनस्टेबल है तो एनर्जी स्टोर्ड
ज्यादा होगा, मतलब HP इज ग्रेटर देन HR, तो HP माइनस HR क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को मैंने डिफाइन किया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फिर डिफरेंट इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, इसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है।